नमस्कार दोस्तों, लेट्स मेक सारा दिन में आपका फिर से एक बार स्वागत। आज हम बात करेंगे देश की सबसे पुरानी पार्टी की सबसे नई चिंता। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि बात कांग्रेस की हो रही है, देश की सबसे पुरानी पार्टी। लेकिन आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा कि ये आखिर नई चिंता क्या है। ये नई चिंता है केरल। जी हाँ, दक्षिण का सुदूर राज्य केरल, जहां अगले महीने अगले साल चुनाव होने वाले हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि चुनाव अगले साल है, लेकिन कांग्रेस में अभी से चिंता क्यों? ये इसलिए चिंता कि कांग्रेस छाछ को भी फूंक फूंक कर पीना चाहती है। पिछले साल जो हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें महाराष्ट्र की तो कह नहीं सकते, लेकिन हरियाणा के अंदर कांग्रेस को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। और देश के आवाम को भी, देश के आम लोगों को भी लग रहा था कि जो 10 साल का भाजपा का शासन है हरियाणा के अंदर, वहां एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा हो गई है। मतलब सत्ता विरोधी जो माहौल है वो उफान पर है और कांग्रेस वहां से सत्ता में आ सकती है। क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पिछले कुछ सालों में जो राष्ट्रीय लोकदल हुआ करती थी, चौधरी देवीलाल की, ओम प्रकाश चौटाला की, अजय चौटाला, अभय चौटाला की, और फिर दोनों भाइयों के बीच में जब विवाद हुआ, पार्टी टूटी, जननायक पार्टी बनी दुष्यंत चौटाला ने, उसके बाद से वहां पे लोकदल का अस्तित्व खत्म हो गया और मुख्य मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आ गई। तो लग रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता की वापसी करेगी। लेकिन जब नतीजे आए तो हम ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषक चौंक गए और भारतीय जनता पार्टी ने वहां जीत की हैट्रिक लगाई। उसका कारण क्या था? उसका वही कारण, देश की सबसे पुरानी पार्टी की सबसे पुरानी समस्या, गुटबाजी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शैलजा, अशोक तंवर, न जाने कितने वहां पे हरियाणा में गुट थे, और मैं नहीं तो कोई नहीं, इस स्तर पे जो गुटबाजी थी वो ऊपर से नीचे तक विभाजित हुई। और चुनाव प्रचार में उसका असर देखने को मिला, मतदान वाले दिन उसको असर देखने को मिला कि जहां दूसरे गुट के कैंडिडेट खड़े थे कांग्रेस के, दूसरे गुट ने उसकी जगह भाजपा को साथ दिया। और कह सकते हैं कि कांग्रेस जीतते जीतते चुनाव हार गई। महाराष्ट्र में भी यही हुआ। आशा के विपरीत वहां भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे वाले शिवसेना गुट, अजीत पवार को सफलता मिली। तो चिंता इस बात की है कि केरल एक ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 साल से कम्युनिस्ट पार्टी, वाम मोर्चा, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सत्ता में है। जबकि केरल का राजनीतिक इतिहास बताता है कि 1980 के बाद से वहां एक बार तू एक बार मैं, यानी एक बार लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, वाम मोर्चा, और एक बार यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, यानी कांग्रेस। तो एक बार मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनता था, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। 80 से यह परंपरा चली आ रही थी। और केरल एक ऐसा राज्य जहां कांटे की लड़ाई है। वहां छोटी छोटी पार्टियां दूसरे राज्यों की तरह नहीं है कि जिनका अस्तित्व एक एक दो दो जिले में है। वहां जितने भी दल हैं वो दो विचारधाराओं में बटे हुए हैं, एक तो लेफ्ट फ्रंट जिसकी अगुवाई करता है, और एक कांग्रेस। जितने भी दल हैं उनके अंदर हैं, और लगभग 95-94-95% जो वोट है इन दोनों मोर्चों के बीच विभाजित होते हैं। तो कह सकते हैं कि कांटे की लड़ाई में वहां सत्ता विरोधी माहौल है। पी विजयन जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा असंतोष है, और कांग्रेस को लग रहा है कि केरल में उसकी सरकार अगले साल बन जाएगी। तो कांग्रेस दक्षिण में, जहां कर्नाटक में उसकी सरकार है, फिर तेलंगाना में जीते, और अब केरल में अगर बन जाती है तो कांग्रेस को एक मॉरल सपोर्ट मिलेगा, एक नैतिक विजय मिलेगी। लगातार एक के बाद एक हार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर लोकसभा, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, एक के बाद एक हार के बाद
अगर कांग्रेस को केरल में जीत मिलती है तो वे किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। तो ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व ऐसी कोई चूक नहीं करना चाहता कि जो हरियाणा के नतीजों को की पुनरावृत्ति करे। मतलब ये कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, माहौल कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस की गुटबाजी कांग्रेस को कहीं हरा ना दे, तो चिंता जो है, जो कारण है, उनका समाधान करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व अभी से सक्रिय हो गया है। कांग्रेस में बहुत अरसे तक, वहां 4-5 दशक तक कांग्रेस के अंदर के करुणाकरण, ए एंटनी, दो गुट हुआ करते थे और लंबे समय तक दोनों 2-3 बार वहां मुख्यमंत्री रहे और उनकी पूरे केरल के अंदर पकड़ थी। करुणाकरण काफी समय पहले, 10-15 साल, 15 साल लगभग हो गए उनको, उनका निधन हो गया। और ए एंटनी जो अस्वस्थता के कारण, 84-85 साल उनकी उम्र है, अब वो सक्रिय राजनीति में नहीं है, सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस में एक और नेता हुआ करते थे, ओमन चांडी, उनका भी प्रभाव था। करुणाकरण के बाद उन्होंने भी अपनी जड़ें मजबूत की, लेकिन ओमन चांडी भी 2 साल पहले उनका भी निधन हो गया। तो अब कांग्रेस में इन 3 नेता, करुणाकरण, ए एंटनी और ओमन चांडी के जाने के बाद वहां मुख्यमंत्री पद की नई लड़ाई सामने आई है, नई गुटबाजी, नए क्षत्रप वहां पैदा हुए हैं पिछले 5-7-10 सालों में। इनमें एक नाम है शशि थरूर। आप सब जानते होंगे इस नाम को। ये नाम, केरल के सांसद हैं 4 बार से, तिरुवनंतपुरम से, लेकिन इनकी पहचान पूरे देश, पूरी दुनिया में है। लोकप्रिय है, मतदाताओं में लोकप्रिय है। अभी पिछले दिनों एक सर्वे आया, उसमें मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शशि थरूर का नाम सबसे आगे बताया गया, लेकिन संगठन उनके साथ नहीं है। और पिछले दिनों जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें जिस तरह से उन्होंने पार्टी लाइन से अलग जाकर केंद्र सरकार की प्रशंसा की, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके बाद से वो कांग्रेस में तो हैं, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए भी वो कांग्रेस के लिए एक अनजान चेहरा बने हुए हैं। बहुत से लोगों को लग रहा था कि शायद वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं, भारतीय जनता पार्टी उनको पद दे, लेकिन थरूर ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेसी थे और कांग्रेसी रहेंगे। आज तक की बात, कल क्या हो कोई नहीं जानता। लेकिन शशि थरूर एक दूसरे वहां पे हैं, रमेश चेन्नीथल्ला। केरल की कांग्रेस में केंद्र की राजनीति भी की, संगठन में रहे वो, अभी महाराष्ट्र के प्रभारी हैं और छात्र जीवन से उन्होंने शुरुआत की कांग्रेस के साथ और लगभग 40-45 साल का उनका संबंध है कांग्रेस के साथ। लोकप्रिय नेता है, संगठन में भी मजबूत पकड़ है, लोगों में भी उनकी अच्छी छवि है। तीसरा नाम है के करुणाकरण, जो केरल के मुख्यमंत्री रहे, उनके पुत्र हैं के मुरलीधरन। तो शशि थरूर हो गए, रमेश चेन्नीथल्ला हो गए और के मुरलीधरन हो गए, जो के करुणाकरण के पुत्र हैं। चौथा एक नाम और आता है, ओमन चांडी के पुत्र हैं, वो भी, उनका भी एक गुट है और लगता है उनको भी कि उनके पिताजी का नाम जो रहा, या जो भी, अगर 2 लोगों की 3 लोगों की लड़ाई होती तो शायद उनका नाम उसमें आ जाए। तो मोटे तौर पर वहां 4 गुट है, शशि थरूर, के करुणाकरण के पुत्र मुरलीधरन, रमेश चेन्नीथल्ला और ओमन चांडी के पुत्र। सवाल है कि जो वोट होते हैं, मतदाता होते हैं, मतदाताओं में लोकप्रियता शशि थरूर की है, लेकिन संगठन साथ नहीं है। पिछले दिनों के करुणाकरण के जो पुत्र हैं के मुरलीधरन, उन्होंने तो साफ कह दिया सार्वजनिक रूप से कि शशि थरूर भले ही मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब पाले, लेकिन केरल कांग्रेस उनको किसी भी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं करेगी, क्योंकि उनकी विचारधारा आजकल कुछ अलग चल रही है। साफ साफ उन्होंने संकेत दिया कि सर्वे भले ही किसी को लोकप्रिय बताएं, लेकिन कांग्रेस संगठन तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन हो। बहुत सी चीजें ऑन रिकॉर्ड कही जा रही है कैमरे पर, लेकिन उससे कई गुना जो चीजें कही नहीं जा रही, लेकिन केरल की राजनीतिक जमीन पर वो चीजें दिख रही हैं।
अब कांग्रेस संगठन की चिंता यह है कि चारों गुटों का सामंजस्य कैसे करें, क्योंकि सब जानते हैं, कांग्रेस के नेता भी जानते हैं, आम जनता भी जानती है कि कांग्रेस कमजोर हुई है तो उसका सबसे बड़ा कारण उसकी गुटबाजी है। दिल्ली में भी से लेकर हर राज्यों में उसके अलग अलग गुट हैं, और कांग्रेस भाजपा से कम हारती है, उसको अपने लोग ज्यादा हराते हैं। ये सभी चुनाव में जो बाद में रिपोर्ट आती है, नतीजे आती हैं, विश्लेषण होता है, उसमें ये चीज एक कॉमन फैक्टर के रूप में उभर के आती है कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस को हराने वाले लोग ज्यादा हैं। तो 10 साल से जो कम्युनिस्ट है वहां कांग्रेस को सत्ता आती दिख रही है, सर्वे में भी बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार इस बार बनाने जा रही है, लेकिन हरियाणा जैसी गलती कांग्रेस नहीं करना चाहती। इसलिए समय रहते, चूंकि अभी कम से कम 6-7 महीने का समय है चुनाव की घोषणा होने में, मार्च फरवरी में चुनाव की घोषणा होगी, तो फरवरी में अभी मान ले कम से कम 7 महीने का समय है। इन 7 महीनों में कांग्रेस अपना घर दुरुस्त करना चाहती है। जो गुटबाजी की दीमक है वो और नहीं बढ़ जाए, और जहां कांटे की टक्कर होती है वहां 2-3% वोट भी अगर इधर से उधर हुआ तो बाजी पलट सकती है, जैसा 21 के चुनाव में हुआ। सबको लग रहा था तब भी कि इस बार 5 साल कम्युनिस्ट पार्टी रह ली, अब कांग्रेस का शासन आएगा। लेकिन आश्चर्य की बात कि 2016 के चुनाव में 91 सीट जीतने वाला वाम मोर्चा, उसने न सिर्फ अपनी सरकार रिपीट की, वरना 91 की संख्या को 99 तक ले गए, 140 में से 99। तो वो उस समय भी कांग्रेस की गुटबाजी थी। लेकिन अब कांग्रेस संभल कर चलना चाहती है। लगातार एक के बाद एक जो हार देखी है कांग्रेस ने, उससे उबरना चाहती है। उसके लिए कांग्रेस में दिल्ली के जो बड़े नेता हैं उनमें एक विचार मंथन चल रहा है कि इस गुटबाजी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाए। ऐसा कौन सा नेता स्थापित किया जाए वहां, या संदेश दिया जाए कि सरकार बनने पर यह नेता मुख्यमंत्री बनेगा। सार्वजनिक रूप से राजनीतिक दल और भारतीय जनता पार्टियों जो कांग्रेस पहले किसी के नाम का ऐलान नहीं करते, लेकिन पार्टी में अगर एक तय कर लिया जाता है कि नहीं इसको बनाना है, तो निचले कार्यकर्ता जो मजबूत स्तर के हैं, विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता, उनको संदेश चला जाता है कि हमारी सरकार बनी तो ये बनेंगे। तो केरल की राजनीति में जैसे मैंने 4 नाम बताए, उनके बीच सामंजस्य होना बहुत मुश्किल है। और चुनाव से पहले अगर ये हवा चल गई कि नहीं सरकार आई तो ये फला बनेगा, अगर किसी का नाम का वो हो गया तो और संकट बढ़ सकता है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व, तो खासकर गांधी परिवार जिसको कहें कि जो कांग्रेस पे होल्ड करता है, उनका यह मानना है कि अगर केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं कांग्रेस में, अभी सोनिया, राहुल और खरगे के बाद सबसे जो प्रभावशाली व्यक्ति है, एक तरह से कहा जा सकता है कि खरगे से भी ज्यादा शक्तिशाली है संगठन महासचिव। पार्टी के हर कार्यक्रम में, हर नीति में, हर रणनीति में उनकी भूमिका होती है। कह सकते हैं कि एक समय में जो स्थिति सोनिया गांधी के बाद अहमद पटेल की हुआ करती थी, उस स्तर की तो नहीं, लेकिन उनकी स्थिति आज बहुत मजबूत है। गांधी परिवार के बाद वो सबसे शक्तिशाली कहे जाते हैं, और वो भी केरल से आते हैं, अल्लाह पूजा से सांसद हैं वो। और उनकी भी गुटबाजी में वहां जब केरल की राजनीति में रहे, लेकिन अब पिछले 6 साल से जब वो संगठन महासचिव हैं, तो उनका कद बाकी नेताओं के मुकाबले इतना बढ़ गया है कि अगर उनका नाम सामने आता है अनऑफिशियली, सीधे कांग्रेस घोषित नहीं करे शायद, लेकिन अपने कैडर को ये संदेश दे दे कि भाई सरकार आएगी तो केसी वेणुगोपाल बनेंगे, तो शायद कांग्रेस की जो लोकल लीडर्स हैं उनकी गुटबाजी पे लगाम लग सकती है। लेकिन चिंता यही समाप्त नहीं होती कांग्रेस की। कांग्रेस की दूसरी चिंता यह भी है कि अगर केसी वेणुगोपाल को यहां से शिफ्ट किया जाता है केरल, तो फिर दिल्ली में कांग्रेस का संगठन महासचिव कौन होगा। केरल में तो कांग्रेस चिंता दूर कर लेगी, लेकिन ये जो कांग्रेस की समस्या है, केरल के साथ में बंगाल में भी चुनाव होने हैं, तमिलनाडु में भी चुनाव होने हैं, पुडुचेरी में भी चुनाव होने हैं, असम में भी चुनाव होने हैं। इन सभी राज्यों में जो चुनाव होने हैं, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश का नंबर आएगा,
उत्तराखंड है, पंजाब है, मतलब लगातार चुनाव होने हैं। तो केरल को जीतने के लिए क्या कांग्रेस दिल्ली में अपने जो संगठन का ढांचा देख रहे हैं 6 साल से, केसी वेणुगोपाल, उनको वहां शिफ्ट कर दे? उनको शिफ्ट कर दिया तो यहां कौन? ये कांग्रेस की दूसरी चिंता है। केरल के मुद्दे से जुड़ी हुई है कि केसी वेणुगोपाल को अगर केरल भेजने का मन बना लिया, बेशक अभी चाहे नहीं भेजे कांग्रेस उनको, चुनाव के बाद उनको भेजे, लेकिन 6-7 महीने में उनकी जगह कौन लेगा? ये कांग्रेस की बड़ी सबसे बड़ी चिंता है इस समय। ले दे के कई नाम जहन में घूमते हैं कि जिनको अनुभव हो। अंबिका सोनी है जैसे, अब इतना स्वस्थ नहीं है, वो पार्टी को उतना नहीं देती। गुलाम नबी आजाद एक समय में जो थिंक टैंक समझे जाते थे, वो भी अब कांग्रेस छोड़ गए हैं। आनंद शर्मा भी अस्वस्थता की वजह से उतना समय नहीं दे सकते जो 10-15 साल पहले देते थे। तो बाकी एक कांग्रेस में अगर नजर दौड़ाई जाए तो दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ है। कमलनाथ भी 78 साल के, 77-78 साल के हो गए। तो ऐसा नेता कांग्रेस का तलाशने में जुटी है कि जो केसी वेणुगोपाल की भरपाई भी पूरी कर दे और कांग्रेस संगठन को उसी तरीके से चलाए एक संगठन के नाते। तो ऐसे में पिछले दिनों कांग्रेस में दिल्ली में जो एक मंथन हुआ, उसमें एक नाम उभर के आया है, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं 15 साल, लेकिन संगठन में वो महासचिव हैं। जिस पद पर आज केसी वेणुगोपाल है, किसी समय उस पद पे अशोक गहलोत भी हुआ करते थे, महासचिव थे। कई राज्यों के प्रभारी रहे, स्क्रीनिंग कमेटी में रहे, स्पेशल ऑब्जर्वर बना के उनको पार्टी ने भेजा, क्योंकि उनके पास सरकार का भी अनुभव है और संगठन का भी उतना ही अनुभव है। इसके अलावा जितने राज्यों के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनसे उनके व्यक्तिगत संबंध हैं, क्योंकि 50 साल से अशोक गहलोत भी कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं और केंद्र में महासचिव रहने के साथ मंत्री भी रहे हैं केंद्र में, राजीव गांधी की सरकार में। तो कौन उनकी जगह हो, उसमें अशोक गहलोत का जो नाम आ रहा है निकल कर, क्योंकि अभी राजस्थान में चुनाव 29 में होंगे, 28 में, 2028 में। अभी लगभग 3.5 साल का समय है चुनाव में, और अशोक गहलोत के पास अभी दायित्व भी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है कुछ। और लंबे समय से ये राजनीतिक क्षेत्रों में अटकल लग रही है कि अशोक गहलोत को किसी महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। जैसे हरीश चौधरी को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया, सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का, इसी तरह अशोक गहलोत को किसी राज्य तक जिम्मेदारी नहीं देके अगर संगठन में उनका काम का अनुभव का उपयोग किया जाए, तो ये कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी, खुद केसी वेणुगोपाल, ये भी ऐसा देख रहे हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति, और अशोक गहलोत फिट इनको लग रहे हैं। तो ये सिर्फ एक अभी अटकलें हैं, ये चर्चा है कांग्रेस के जो दिल्ली के सर्कल लुटियंस में इस तरह की चर्चा आई है, चल रही है, क्योंकि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, कोई पर्दे के पीछे चीजें होती हैं। लेकिन कांग्रेस के जो जानने वाले लोग हैं, कांग्रेस की गतिविधियों पर अंदर तक नजर रखने वाले लोग हैं, उनसे जब पिछले दिनों बात हुई तो उन्होंने ये चीज बताई कि इस समय अशोक गहलोत की सक्रियता भी दिल्ली में बढ़ी हुई है, और पिछले 1 महीने में 4-5 दौरे किए हैं, बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। चूंकि ये अभी मामला जो केरल वाला मामला है, ये पूरी तरह पक्का नहीं है। केसी वेणुगोपाल को भेजने का कांग्रेस ने मन तो बनाया है, लेकिन उनको अभी भेजा जाए या रिजल्ट आने के बाद भेजा जाए, इस पे भी अभी मंथन बाकी है। और उनकी जगह किसको लाया जाए, अशोक गहलोत को लाया जाए या किसी और को? लेकिन किसी और को में वही सवाल आता है कि क्या वो संगठन को उस तरीके से चला पाएगा जिसकी आज कांग्रेस को सबसे ज्यादा जरूरत है। आज कांग्रेस अपने बहुत सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। लगातार 3 बार कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में हार, बड़े बड़े राज्यों में उसकी, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, बिहार हो, लगातार हार पे हार मिल रही है। ऐसे में ये सवाल तो उठ ही रहा है कि कौन ऐसा व्यक्ति हो जो कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल के पद छोड़ने के बाद उसकी भरपाई करे
और सबको साथ लेके चल सके। राजस्थान में अशोक गहलोत के सचिन पायलट से टकराव रहा, सब जानते हैं, लेकिन पिछले दिनों उनकी कई मुलाकातें हुई। अशोक गहलोत राजेश पायलट की जो 25वीं पुण्यतिथि थी उस पर भी गए, सचिन पायलट उनसे मिलने गए। तो राजस्थान में जो एपिसोड था वो खत्म हो गया। तो अब उनकी राजस्थान में भी कोई टकराहट नहीं है। और दिल्ली या बाकी जो नेताओं से अशोक गहलोत के बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ प्रभारी रहे हैं, चाहे वो अविनाश पांडे रहे हो, मुकुल वासनिक रहे हो, जो आज दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और केंद्र में भी जब संगठन में थे अशोक गहलोत, तो बहुत से नेता जो उनसे वरिष्ठ थे आज वो कांग्रेस में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। तो क्या केरल में जो कांग्रेस की चिंता है, दो चिंता है कि वहां सरकार बनती है तो किसको भेजा जाए, पहले भेजा जाए या रिजल्ट के बाद भेजा जाए, और अगर केसी वेणुगोपाल को भेजने का फैसला होता है तो क्या उनकी जगह किसको लिया जाए। और जो किसको लिया जाए उनमें जो 2-3 नाम चल रहे हैं उसमें अशोक गहलोत का नाम। और अशोक गहलोत के साथ एक खासियत यह है कि राजस्थान के बाहर के जितने नेता हैं उनसे व्यक्तिगत संबंध तो है, वो नेता ये भी जानते हैं कि अशोक गहलोत उस जगह को अच्छी तरह पूरा तरह से भर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा। ये चुनाव केरल में भी होंगे, अभी बिहार, सबसे पहले बिहार में होने हैं। तो बिहार चुनाव तक शायद कांग्रेस आला कमान केसी वेणुगोपाल को डिस्टर्ब नहीं करे, लेकिन आने वाले 2-3 महीनों में दिल्ली में जो कांग्रेस की चिंता है, जो उस चिंता का निराकरण करने के लिए जो प्रयास चल रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ खबर, कुछ ना कुछ नतीजे निकलेंगे। और हरियाणा की जो गलती थी कांग्रेस से हुई थी, गुटबाजी पे लगाम नहीं लगा पाई पूरी तरह से, या उस गुटबाजी कितने स्तर पर हो कांग्रेस आला कमान उसको आकलन नहीं कर पाया। और कहते हैं ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हरियाणा में कांग्रेस की जो हार हुई, करारी हार, लगातार तीसरी बार, उससे निपटते हुए कांग्रेस, उससे कुछ सबक लेते हुए केरल में जो कलह है उसकी चिंता को दूर करने के लिए, उसकी कारणों को समाप्त करने के लिए अभी से शतरंज पे चालें चलनी शुरू कर दी है। और आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि केरल को लेकर या पर्टिकुलर केसी वेणुगोपाल को लेकर कांग्रेस क्या निर्णय करती है। और अगर केसी वेणुगोपाल केरल भेजे जाते हैं तो उनकी जगह कौन लेता है, ये आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद। और हम इसी तरह अलग अलग विषयों पे उस खबर के पीछे की तह में जाकर डिटेल से खबर को जानने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको उस मुद्दे की जानकारी, उसके बीच की जो परतें हैं, उसको परतों में के नीचे परत, परत के नीचे परत, वो क्या है, ये हमारा उद्देश्य होता है। तो कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.